नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों ने जेडीयू को बड़ा झटका दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटखनी देने के बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय पटल पर छा गए। बात पीएम मैट्रियल की भी होने लगी। हवा में यह भी बात उड़ी कि क्या 2019 में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का विकल्प हो सकते हैं। मन में महत्वाकांक्षाएं पाले नीतीश कुमार ने शराबबंदी को अभियान बनाया और देश भर में घूमे, लेकिन नीतीश कुमार की लोकप्रियता का उनकी पार्टी को कोई फायदा नहीं हो पाया। बिहार से बाहर पार्टी पनप ही नहीं पाई। शरद यादव के बाद खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर भी नीतीश कुमार जेडीयू को बिहार के बाहर बड़ा पार्टी नहीं बना पाया। ऐसे में क्या जेडीयू का राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना ही रह जाएगा? प्राइम टाइम में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू के ने छत्रप का तमगा हटाकर राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना देखा था, लेकिन बिहार से बाहर जाते ही जेडीयू के मंसूबे हवा हो जाते हैं। हाल ही के कुछ साल में जेडीयू विस्तार को बराबर झटके लगे हैं। देश की राजनीति में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने वाली जेडीयू की जड़ें बिहार से बाहर नहीं फैल रही हैं। लाख कोशिशों के बावजूद पार्टी बिहार से बाहर वजूद नहीं बचा पा रही है। केरल, बंगाल, झारखंड, यूपी और अब दिल्ली में पार्टी ने जोर आजमाइश तो खूब की, लेकिन जेडीयू का तीर चल नहीं पाया। 2019 में बेहतर विकल्प के दावे हवा हो गए और एमसीडी चुनाव तक में पार्टी की साख नहीं बची। इतना होने पर भी जेडीयू के नेताओं का कहना है कि देश में पार्टी का विस्तार हो रहा है। ये नहीं कहा जा सकता है। अभी तो हम लोग एंट्री वहाँ किए थे और इतना हार जीत से कोई ये नहीं है कि पार्टी वहाँ कोई बैकफुट पा जाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जाएगी। चुनाव की हार से हम लोग को नहीं, एक तो कम समय में हम लोगों ने निर्णय लिया और बहुत कम समय में हम लोगों ने चुनाव लड़ा। वहाँ एक संगठन भी कोई काम नहीं की थी गली मोहल्लों तक। हम लोग का मिशन था कि दिल्ली के पूरी गली मोहल्ला तक हमारी संगठनात्मक ढांचा तैयार हो। वो हम लोगों ने करने का एक जरूर काम किया है। नीतीश कुमार जी यदि इस देश के पीएम मटेरियल हैं तो एक पार्टी की स्तर से नहीं इनको जोड़ा जाता है। देश की एक ऐसी पर्सनालिटी जो पीएम मटेरियल बन चुके हैं और आज के दिन में जिस तरीके की गठबंधन की राज चला हुआ है, ऐसे में यदि गठबंधन गुलबंद होता है तो जिसको पीएम मटेरियल हम कह रहे हैं वो सबसे पहला नाम होगा जो पीएम मटेरियल के रूप में आता है। जेडीयू के वर्तमान हालात पर विपक्ष ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय का कहना है कि जेडीयू की साख बिहार में ही कमजोर होती जा रही है और ये अपने विस्तार की बात करते हैं। स्थितियां तो उस समय ही बदल गई थी जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी और लगातार जीत। बीच में एक आध राज दुर्भाग्य है कि बिहार में ही हम हार गए। वह अफवाहों का चुनाव था इसलिए हार गए थे। उस समय बिहार में छल से चुनाव जीता जा सकता है ऐसा किसी को एहसास नहीं था, इसलिए चुनाव हार गए। लेकिन लगातार उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, कि आज हिंदुस्तान के 75% भूभाग पर कमल खिला हुआ है। चुनौती देता हूं कि चुनाव अभी करा ले, जमानत जब्त हो जाएगी महागठबंधन की, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की शानदार जीत। बहरहाल सवाल तो कई हैं, लेकिन अहम यह है कि क्या जेडीयू का राष्ट्रीय स्तर पर छाने का सपना एक सपना ही बनकर रह गया? वैसे पार्टी की कोशिश कई बार बिहार से बाहर कुछ बेहतर करने की रही, लेकिन हुआ उल्टा। तो क्या अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति से यू टर्न लेंगे या फिर अपनी ताकत और बढ़ाएंगे? पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और चलिए सीधे रुक करते हैं चर्चा की तरफ। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इरशादुल हक साहब फोन लाइन पर हमारे जुड़े हैं। इरशादुल हक साहब, आपका न्यूज इंडिया पर स्वागत है। जी, दिल्ली एमसीडी चुनाव में जिस तरीके से जेडीयू की करारी हार हुई या यूं कहें कि शर्मनाक हार हुई, क्या वाकई में 2019 में ये मजबूत तैयारी होगी
और जिस उम्मीद को पाले अब तक नजर आते थे कि मुख्यमंत्री के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टक्कर में नीतीश कुमार का कद बड़ा बनाया जाएगा या बन गया है, जिस बात का दावा किया जाता था, क्या वो वाकई में क्या राजनीतिक पटल पर वो स्थितियां हैं? देखिए, आप पिछले बार आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो चुनाव से काफी पहले नीतीश कुमार लगातार उत्तर प्रदेश का भ्रमण करते रहे और उन्होंने पूरी तैयारी की थी कि वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जो हालात बने तो उनकी पार्टी ने वहां चुनाव लड़ने से खुद को पीछे खींच लिया। अब चुनाव के ऐन पहले एमसीडी के जो चुनाव हो रहे थे उसके कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार वहां गए, उन्होंने रोड शो किया, कई कार्यक्रम में शामिल हुए। उनकी ये कोशिश थी कि जो वहां भी उपस्थिति अपनी दर्ज कराई जाए। अब इसको जब राष्ट्रीय फलक पे देखने की बात करते हैं तो यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता दल यूं एक क्षेत्रीय दल है और इसकी मौजूदगी बिहार से बाहर लगभग कहीं भी नहीं है। झारखंड में कुछ ये ताकतवर है और पिछली बार के चुनाव में इनकी स्थिति बहुत बुरी नहीं रही थी वहां, तो बिहार और झारखंड तक ही सीमित है ये पार्टी। अब 2019 में जो संभावित चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर पे लोकसभा का जो चुनाव है, तो उसमें अब ये स्थितियां स्पष्ट होती जा रही हैं कि अगला जो चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी बनाम विरोधी दल, इसमें तमाम दल हो सकते हैं। इस तरह की तैयारी चल रही है, उसमें कांग्रेस भी, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी भी, वहां पे मायावती के जो बयान आए हैं उससे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि मायावती भी उस मोर्चे का हिस्सा हो सकती है। ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में कहा, उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी कहा, बिहार में लालू भी कह रहे हैं और नीतीश कुमार भी कह रहे हैं यही बात। तो कांग्रेस भी इस पे तैयार है, लेकिन इसकी कोई रूपरेखा स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या इरशादुल हक साहब, अगर ऐसा महागठबंधन होता भी है तो क्या उस महागठबंधन के नेतृत्व की कमान, क्या उम्मीद आपको लगती है कि नीतीश कुमार के हाथ में होगी? देखिए, यह अभी कह पाना किसी तरह से न तो संभव है और न ही उचित है, क्योंकि जब तमाम दल बैठेंगे और इस पे बातचीत करेंगे तो अपनी शक्ति का उनको अंदाजा होगा कि सारी पार्टियां यह तय करेंगी कि कौन एक चेहरा हो सकता है। क्या राहुल गांधी चेहरा हो सकते हैं? ममता बनर्जी बड़ी ताकतवर बन के पिछले चुनाव में उभरी हैं, क्या वो चेहरा हो सकती है? बिहार में नीतीश कुमार है, लालू तो खैर रेस में नहीं होंगे उनके अपने कारणों से, तो क्या ये नीतीश कुमार हैं? तो ये देखने की बात है, अभी आने वाला वक्त भी ये बता सकता है। फिलहाल इस पे कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता है कि उचित है। जी, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता इंजीनियर अजय यादव जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। अजय यादव जी, आपका न्यूज इंडिया पर स्वागत है। एक सीधा सवाल आपसे है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी की धमाकेदार जीत तो हुई, लेकिन साथ में जेडीयू जो अपनी मौजूदगी, अपनी उपस्थिति को दिल्ली एमसीडी चुनाव में दर्ज करवाना चाह रही थी, औंधे मुंह गिर पड़ी। इन स्थितियों के बीच में साल 2019 का अब लोकसभा चुनाव भी सामने है। ये लगभग तय माना जा रहा है कि आने वाले 2019 के विधानसभा चुनाव के रण में बीजेपी वर्सेस महागठबंधन हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार और जेडीयू पार्टी का भविष्य फिलहाल बीजेपी बिहार के बाद राष्ट्रीय पटल पर कहां कुछ देख रही है? सूर्या जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली हार चुके हैं जी, और विफलता का सेहरा बांध करके लौट गए हैं जी। बिहार, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्होंने कई तरह का औरा बनाया जी, और जितने भी इनके राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे वो केसी त्यागी हो या पवन वर्मा जी हो या आरसीपी सिन्हा जी हो, ये सब लोग उत्तर प्रदेश के थे और उत्तर प्रदेश में इन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा भी कर दी थी जी कि आरसीपी सिन्हा अगर हम बहुमत में आए तो आरसीपी सिन्हा हमारे मुख्यमंत्री होंगे जी। हुआ क्या? मुख्यमंत्री जी ने जिन लोगों पर भी भरोसा किया, देखिए शराबबंदी के नाम पर ये देश की महिलाओं से आग्रह कर रहे थे कि इनका साथ दें जी। दिल्ली की महिलाएं, खास करके बिहार के लोग बड़े पैमाने पर दिल्ली में बसे हुए हैं, दिल्ली के पूर्वी भाग में जी। तो दिल्ली के पूर्वी भाग में इनके कैंडिडेट को कहीं 11 वोट, कहीं 15 वोट, कहीं 17 वोट आ रहा है जी। मुख्यमंत्री जी की छवि किस तरह की अब बच गई है, वो दिल्ली का ताज तो छोड़ दीजिए, बिहार का ताज बचाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जहां तक बात है, ये कई तरह की चर्चाएं चल रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी सोनिया जी से मिलने गए हैं और एक ग्रैंड अलायंस की बात चल रही है जी। ये सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में ही जिस तरह से दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं जी,
मसलन आप देख लीजिए, पप्पू यादव को बिना मतलब का असंवैधानिक तरीके से एक पार्लियामेंट का सदस्य होने के बावजूद जिन परिस्थितियों में पप्पू यादव जेल में रखा गया, यह बिल्कुल असंवैधानिक है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। ठीक है इंजीनियर, हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं जेडीयू नेता सैयद अफजल अब्बास मस्तान साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अफजल अब्बास मस्तान साहब, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अफजल अब्बास मस्तान नहीं है, वो अफजल अब्बास है जी। सर, आपसे सीधा एक सवाल यह है कि एमसीडी चुनाव में जो उम्मीदें थी उस पर खरी जेडीयू नहीं उतर पाई, सिर्फ एक सीट खाते में गई। 2019 की तैयारियां कैसी हैं और क्या वाकई में जेडीयू ये मान चुकी है कि राज्य स्तर से बाहर निकलकर राष्ट्रीय पटल पर भी जेडीयू अपनी मजबूत दावेदारी को पेश कर सकती है, बड़ी पार्टी बन पाएगी? और क्या 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं नीतीश कुमार? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार में जब ये भाजपा के जो नेता अपने, चूंकि हम देख नहीं रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बयान दे रहे हैं, उनके ही नेता सुशील मोदी ने भी कहा था कि नीतीश कुमार में प्राइम मिनिस्टर पोटेंशियल है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होता है, तो उस पर कोई जवाब देना ही नहीं चाहिए था कि है या नहीं, उसको खुद वो लोग मान चुके हैं। नंबर एक। नंबर दो, जहां तक एनडीएमसी और एमसीडी चुनाव की बात, दिल्ली की बात आप कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी के प्रेसिडेंट बनने के बाद जनवरी में ही एक प्रोग्राम हुआ था, वहां लोगों ने मांग के लड़ना चाहिए। हम संगठन मेरा पूरी तरह से तैयार नहीं है, उसके लोगों की आकांक्षा थी लड़ा जाए, तो हम तो कभी हमने नहीं कहा कि हम जीते। मैं तो संगठन भी नहीं था, संगठन खड़ा करे। नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने के बाद से ये पहले बार सिर्फ 1.5 महीना की तैयारी थी और 1.5 महीना में हम लड़े। हम ठीक है, मैं जनता का स्वागत करते हैं, यहाँ दिल्ली की आवाम का भी स्वागत करते हैं जिन्होंने जितना मुझे वोट दिया। और हाँ, सवाल ये कि गठबंधन की जहां तक बात है, गठबंधन ग्रैंड अलायंस की बात नीतीश कुमार जी वही उत्तर प्रदेश के चुनाव से ही बोल रहे थे कि ग्रैंड अलायंस होना चाहिए, बिहार के तर्ज पे ही उत्तर प्रदेश में हो, शायद इनको याद हो या ना हो। मैं मानता हूं कि बिहार देश स्तर पर जो पहल है, सोनिया गांधी से भी मिले माननीय नीतीश कुमार जी, तो एक ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है। अभी अपने मुंह से नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हूं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने पार्टी की हैसियत से नहीं, पार्टी के पदाधिकारी की हैसियत से नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल शौर रखने के बाद मैं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी में वो पोटेंशियल है जो होना चाहिए, जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की बात हो रही है। जी, इंजीनियर अजय यादव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब्बास जी जितनी भी बातें बोल रहे हैं जी, अब बताइए कि जो व्यक्ति दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में इस तरह का परफॉर्मेंस किया हो, वह व्यक्ति दिल्ली प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहा हो, यह कैसा लग रहा है आपको? हमने कहा कर रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है वो, मैंने कभी नहीं कहा ये, मैंने कभी नहीं कहा ये। बिहार के अंदर माननीय नीतीश कुमार जी बिल्कुल अलोकप्रिय हो चुके हैं। अभी जो घोटाले चल रहे हैं, आप बोलेंगे ही, आप विपक्ष में है तो बोलेंगे क्या लोग? महागठबंधन का जो सबसे बड़ा घटक दल है, वह बहुत बड़ा घपला घोटाला में फंस चुका है। नीतीश कुमार को देख रही है, यहाँ पर जो भी हो, लालू प्रसाद का पूरा कुनवा यहाँ फंस चुका है घपले घोटाले में, और उस घपले घोटाले से ध्यान हटाने के लिए बिहार की जनता का ये दिल्ली प्रवास पर थे, और इतने लंबे समय तक प्रवास में रहने के बावजूद अपने सारे तोपचियों को ये दिल्ली लेकर के चले गए थे, पूरे गोले बारूद के साथ, और वहां जाने के बाद इस तरह से इनका गोला सारा फुस हो गया। यह दर्शाता है कि अब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने विपक्ष करीब करीब शून्य हो चुका है। 14 राज्यों में सूर्या जी हमारी सरकार चल रही है, और जिन राज्यों में हमारी सरकार नहीं है, वहां बड़े पैमाने पर हमने छोटे जो इलेक्शंस हैं और कॉर्पोरेशन के, वो हमने जीते हैं। मसलन उड़ीसा में हमने कंप्लीट स्वीप किया है। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में हमारी सरकार है एमसीडी में, मैं अजय जी, मुझे बोलने का जवाब देने का मौका दे दिया सच कि मैं कहीं हूँ अभी। जी अफजल जी, सैयद अफजल साहब आप कह सकते हैं जी, अपना जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल उनकी बात सही, आपकी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, 13, 14, 15 स्टेटों में की सरकार है। मैं कहा जदयू कहा उसे तुलना करे कि होना चाहे हम उनके बराबर में है। मैं तो कभी पार्टी ने कभी नहीं, गठबंधन की जहाँ बात आ रही है कि गठबंधन अगर हो और महागठबंधन हो और तो कौन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बचता है, तो नीतीश कुमार एक ताकत तो है, एक छवि है, इसकी बात हो रही है।
और मैंने कभी नहीं किया, जनता दल ने कहा कि पूरे हम हिंदुस्तान पे जनता लड़ा देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी है तो हम संगठन के एतबार से तो अपना लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो फिर भी वर्कर पैदा कहां से होगा। और 3 महीना नहीं 1.5 महीना की प्लानिंग के तहत लड़ाया गया, और हाँ आपकी दुआ से कि हम सिर्फ 95-96 सीट पर हम लड़े, बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन चूंकि तैयारी हमारी उस तरह की नहीं थी जो भारतीय जनता पार्टी की, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की हो। हम एकदम मुख्यमंत्री के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला मौका था, उस 1 से 1.5 महीना में हम चुनाव लड़े। हम जनता ने जो वर्डिक्ट दिया है, जो मुझे वोट दिया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। ये हमारी उम्मीद भी ये थी कि हम इससे ज्यादा वोट ले भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो खेल एमसीडी में होता है, मैं गवाह हूँ, मेरे सामने पैसों का खेल होता है। एक तब पूंजीपतियों की पार्टी है, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे पे वोट भी खरीदा जाता है यहाँ पे। तो एनडीएमसी का चुनाव बहुत तरीके से यहाँ आता है। सैयद अफजल साहब, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को एमसीडी के चुनाव में खरीदा गया है, उसके बाद जो तमाम वोट थे वो बीजेपी के पास चले गए? मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे जिस तरह से होता है हुआ है, मैं गवाह हूँ, मैं बूथों पे था, मैं दिल्ली में हूँ अभी। तो जिस तरह से अब नाम नहीं लेना चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे होता है, और यहाँ पे आपने अगर ये आरोप लगाए हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी जो कहती है कि ईवीएम मशीन की पूरा फेर है, आप कहते हैं कि दिल्ली की पब्लिक, दिल्ली का वोटर बिकाऊ है। नहीं, ईवीएम की बात हम नहीं कर रहे, ईवीएम की बात वो है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली का वोटर बिकाऊ है। दिल्ली की वोटर की बात मैं नहीं कर रहा, टोटल की बात। ऐसा भी होता है यहाँ पे। कहने का मकसद मेरा यह है कि यहाँ पैसा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप ठीक है, लोग अपनी जुबान से ऑन एयर बोले या ना बोले, लेकिन मैंने देखा है, और हम लोग के पास पैसा नहीं उतना। जो भी उम्मीदवार थे अपने बलबूते पे लड़े, जितना समर्थ था वो लड़े। न पार्टी की तरफ से हम लोग को बहुत बड़ा योगदान दिया गया उन लोग उम्मीदवारों को। तो हम तो सिर्फ एक पार्टी को फैलाने के लिए, पार्टी को संगठन को खड़ा करने के लिए थे। हम उम्मीद भी नहीं करते कि हम 100-200 सीट जीत जाएंगे। हाँ, 1-2 सीट हम लोग उम्मीद किए थे कि हम लोग खाता खोल लेंगे, वो नहीं हो पाया। ठीक है, अगले बार लड़ेंगे, जीतते हैं शौक सवार ही मैदान जंग में, वो तीस क्या गिरे जो घुटनियों के बल चले, मौका मिलेगा फिर लड़ेंगे। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इरशादुल हक साहब भी हमारे से जुड़े हुए हैं। इरशादुल जी, क्या कुछ कहेंगे आप, जो स्थितियां वाकई में बन रही हैं उस बीच में? अगर पक्ष में अगर जनादेश आता है तो बेहतर, अगर पक्ष में जनादेश नहीं आता तो कोई कहता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई, कोई कहता है कि वोटर बिकाऊ है, कोई कहता है चुनाव इस तरीके से होता है। क्या समझाया इसे? जी, इसको आपकी बात पे आने से पहले मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। अभी अजय जी कह रहे थे कि जो पार्टी एनसीपी का चुनाव नहीं जीत सकती, उसके नेता को वो प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं जी। ये तर्क जो है को हम स्वीकार नहीं कर सकते कि क्या जैसे भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो गई, लेकिन जब वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जाती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। दूसरा एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कांग्रेस बहुत शक्तिशाली थी तो तमाम पार्टियां मिलकर के उसके खिलाफ चुनाव लड़ी थी, और उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी। सारे क्षेत्रीय दल, छोटे दल, दाएं बाएं सारी पार्टियां थी उसमें। तो अब की जो स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त हुई है, तो ऐसे में जो सारी विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट होंगी 2019 के लिए, जिसकी संभावनाएं प्रबल होती जा रही है। हर कॉर्नर से इसकी आवाज आ रही है। अब उसमें कौन सा चेहरा वो हो सकता है वो अलग बात है, आंकड़ों का खेल है ये, और अपनी अपनी ताकत लोग दिखाएंगे। दूसरा, ये जो आपने ईवीएम की बात की, ईवीएम पे सवाल उठना शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के बाद। उसके पहले भी सवाल उठते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद भी सवाल उठाती रही है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसने इसमें बोलना छोड़ दिया। ईवीएम पे सवाल उठते रहे हैं, लेकिन ईवीएम पे आरोप लगा देना कि ईवीएम की वजह से हम हार गए या कोई जीत गया, यह तर्क नहीं चल सकता है। आप को जनता ने वोट दिया तो जनता ने जिसको चाहा उसको जिताया जी। तीसरी बात इसमें यह है कि अभी 2 साल हैं चुनाव होने में, और 2 साल में बहुत सारे अप्स एंड डाउन होंगे, राजनीति में बहुत सारा खेल होंगे। राजनीति हर दिन बदलती है, लोकप्रियता हर दिन बढ़ती है और हर दिन घटती भी है। तो ऐसे में 2 साल की जो समय का जो अंतराल है, उस अंतराल के बाद चीजें और भी स्पष्ट होंगी और दिखने लगेंगी कि क्या होने वाला है। बिल्कुल। इंजीनियर अजय यादव साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इससे पहले जो सैयद अफजल साहब कह रहे थे दिल्ली के एमसीडी चुनाव को लेकर, ये किस तरह के संकेत हैं? देखिए, अब्बास जी बहुत सीनियर लीडर हैं,
मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। लेकिन जिस तरह की बात वो दिल्ली के वोटर्स को के बारे में कह रहे हैं कि वहां के वोटर्स किसी तरह का मैनिपुलेशन करते हैं, आप याद कीजिए सूर्या जी, देश में हमारी सरकार थी, हमारे पास बहुत बड़ा मैंडेट आया था 2014 के लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ दिल्ली में तो हम चुनाव हार गए थे बुरी तरह से। मात्र 3 सीटें हमारी पार्टी जीती थी। हमने कभी भी वोटर्स को कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे वोटर नाराज हो जाए। अब्बास जी ने जो दिल्ली के वोटर्स के बारे में बोला है, इनको अपना शब्द वापस लेना चाहिए। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरे दिल्ली के बहुत बड़ी कमी है। मैंने ये कहा कि इस तरह का खेल होता है। मैंने अपने इस बात को वापस लीजिए बाजी, आप जैसे सीनियर लीडर अगर इस तरह की बात जनता के लिए कहते हैं। सारे दिल्ली के वोटरों की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं मेरा कंपेरेटिवली में बात कर रहा हूँ कि हम पैसे के मामले में हारेंगे तो जनता को बदनाम करेंगे। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है। दूसरी चीज, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता और कार्यक्रम दोनों है। अभी देखिए देश की सारी राजनीतिक पार्टियां सोई हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम विधिवत लगा हुआ है, चाहे वो राष्ट्रीय कार्य समिति की बात हो, प्रदेश कार्य समिति की बात हो, जिला कार्य समिति की बात हो या मंडल कार्य समिति की बात हो। हम कभी भी निष्पक्षता की बात करते हैं। पार्टी है, आपके नेता है, आपके वर्कर लोग काफी है, उसके अपेक्षा की हमारे संगठन नहीं है। मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमने इसलिए लड़ा कि कम से कम मेरे वर्कर निकल के आएंगे और कार्यकर्ता निकल के आएंगे तो हम पार्टी को और बूस्टअप करेंगे। ये मेरे कहने का तात्पर्य था। रहा सवाल कि पैसे का बात हम इसलिए मैंने कहा, कई बूथों पर मैंने देखा, नाम नहीं लेंगे किस पार्टी के लोग थे, लेकिन तो पैसा कुछ लोग करते हैं। हम सबकी बात, भाजपा का नाम मैंने नहीं लिया, ना बीजेपी का नाम लिया, ना कांग्रेस का नाम लिया। मैंने होता है दिल्ली में राजनीतिक दल चंदा इसीलिए लेते हैं कि उनको बूथों पे खर्च करने पड़ते हैं, अपना बैनर पोस्टर कार्यक्रम पे खर्च होता है। आप इस चीज को स्वीकार करिए कि आप चुनाव हार गए हैं, मुख्यमंत्री जी बुरी तरह मार खाए हैं। आप मुख्यमंत्री जी ने विफलता का चेहरा पहन करके जो वर्डिक्ट मिला मैं उसका स्वागत कर रहा हूँ। मैंने तो जब हार गए तो मैं बोलेगा कि मैं हार गया, लेकिन आप जनता करिए, जनता क्यों कर रहे हैं, जनता पैसे ले रही है। लेकिन एक बात है कि हम हारे इसलिए जीतने के लिए, हम फिर संघर्ष करेंगे, संगठन बनाएंगे, पार्टी खड़ा करेंगे। मैं आपके पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि आपकी बड़ी पार्टी है, लेकिन हम मुकाबले के लिए तैयारी करनी है। अब्बास जी 2024 का तैयारी कीजिए, 2019 2024 से करें या 2030 के करें, लेकिन संगठन के लिए तो हमको तो करना ही पड़ेगा। हम नहीं लड़ाएंगे तो वर्कर कहाँ से पैदा होगा। हमारा 10 वोट मिला, मैं उसका सम्मान करता हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के काम और कार्यक्रम पर भरोसा किया। देखिए केजरीवाल जी ने कई तरह से एनसीपी के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। वहाँ कार्यक्रम क्यों लागू हुआ आपका? मैं सवाल पूछूं। वहाँ हार गए तो हमने हार स्वीकार किया। दिल्ली में लागू हो गया, पंजाब में क्यों नहीं लागू हुआ आपका? पंजाब में हम छोटे दल के रूप में वहाँ का एक क्षेत्रीय दल हमसे बड़ा दल था, और देखिए हम संघर्ष के दिनों में भी साथ रहने वाले लोग हैं। हमने वहां अकाली के साथ हमारा गठबंधन था और गठबंधन में ही हमने चुनाव लड़ना स्वीकार किया। हम हार को स्वीकार कर लिए, लेकिन हमने गठबंधन तोड़ा नहीं। आप और दूसरी जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे जदयू हो, आज जदयू का कैरेक्टर क्या है? ये न तो बीजेपी के साथ रहने वाले हैं, न ये राजद के साथ रहने वाले हैं। ये ऐसा आचरण नीतीश कुमार जी का आचरण इतना है। नीतीश कुमार के आजादी है बोलने की से भरोसे के लायक नहीं बचे। रहेगा ये तो वक्त के भविष्य में बिहार में अब्बास जी अफजल साहब मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा। यहाँ पे आप दोनों पक्षों को हमने सुना, आगे क्या कुछ तैयारी रहेंगी? जेडीयू ने जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में, चाहे केरल से लेकर दिल्ली तक, पंजाब, हर जगह की अगर बात की जाती है तो मुंह की खाई है। इन स्थितियों के बीच में आगे जेडीयू की क्या कुछ रणनीति रहेगी? एक लाइन की इसका जवाब है जी कि हम अलायंस करें ना करें वो अलग बात है। हम अगर नहीं कहीं लड़ेंगे
ये बीजेपी आज 285 पे आए, पूछे ये दो सीट कब था इनका आज के कैबिनेट में यहाँ पे आए। तो हम लड़ेंगे नहीं तो वर्कर कहाँ से पैदा होगा। हम अगर लड़ेंगे तो हमारा कार्यकर्ता निकल के आता है, धीरे धीरे संगठन बढ़ता है। मैं संगठन का आदमी हूँ, मैं कोई MP MLA नहीं हूँ, संगठन से जुड़ा हूँ। तो संगठन में निकालने के लिए आपको हर हालत में चुनाव में आना पड़ेगा, चाहे 10 वोट मिले या 10 लाख वोट मिले, और उसी में से वर्कर निकलता, पार्टी बढ़ती है। आइडियोलॉजी के पे अपने वर्कर जो काम करता है, नेता के नियत पे नेतृत्व आगे बढ़ती है पार्टी और वो संगठन बढ़ता है। तो हमको संगठन खड़ा करने के लिए तो हर हालत में लड़ना ही पड़ेगा, चाहे परिणाम जीत में हो या हार में हो। मैं जब दिल्ली में अगर हम हारे, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं हारे, हमने कहा कि मैं जीत रहे हैं। और ठीक है, ये बोल रहे हैं कि आज 285 सीट जीते हुए हैं। ये अपना इतिहास देखें, 1 सीट 2 सीट से आगे कभी नहीं थे, आज कहाँ पहुंचे ये। तो अगर संघर्ष करेंगे, हम ही नहीं करेंगे बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं हम, लेकिन हम लड़ेंगे, हम संगठन बनाएंगे तभी तो हम लड़ेंगे आगे। हो सकता है कि असेंबली में लड़े हम, असेंबली में कुछ फायदा हो, नहीं फायदा हो, संगठन मजबूत होगा। तो ये सब इन दृष्टिकोण से हम लोग लड़ाया था। और मैं फिर बात कहूं, एक बात कह दूं चैनल के माध्यम से कि आपके मुकाबले में, इन लोगों के मुकाबले में हमारी पार्टी के पास धन बल नहीं है, न संगठन है। और हम संगठन के लिए जिस तरह से दिल्ली में चुनाव लड़ाता है, मैं यकीन के बिहार का रहने वाला हूँ, मैं बता दूं बिहार का चुनाव, बिहार का पार्लियामेंट का चुनाव और दिल्ली का वार्ड काउंसिल चुनाव बराबर है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है सैयद साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इरशाद उल हक साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इंजीनियर अजय यादव जी, आप भी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। जाहिर तौर पर एक सवाल इस वक्त 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ, लेकिन जेडीयू के लिए भी कि राज्य के बाहर वो कमाल क्यों नहीं दिखा पाते, केवल दस्तखत करने ही तमाम राज्यों के चुनाव में ही किस तरीके से दखलंदाजी के तौर पर जेडीयू की तमाम पार्टी मौजूद रहती है। प्राइम टाइम डिबेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं अंशुल DNA Golf City with 70% area to be developed as green area. Eastern Estate Construction and Developers Private Limited. Log on करें www.eecd.in. नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अम्हारा बेटा, पटना।